नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पतेगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात पतेगी करेंगे क्योंकि मायावती इस वक्त एक बात पते की कर रही है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो अब मायावती सामने आई क्योंकि अखिलेश यादव ने उसका विरोध किया, चंद्रशेखर रावण ने उसका विरोध किया और अब अखिलेश यादव की सियासत को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव पी को पंडित बता रहे थे, लेकिन आज उन्हीं पंडितों के खिलाफ अखिलेश यादव खड़े हैं, सवर्णों के खिलाफ अखिलेश यादव खड़े हैं। इसलिए उनकी राजनीति पर मायावती कहीं ना कहीं डंके की चोट पर यह सवाल उठा रही हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं, जनता का उन्होंने कभी भला नहीं चाहा और अखिलेश यादव को, आम जनता को कभी भी नहीं जिताना चाहिए। ये बातें मायावती ने जब से कही हैं, समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी से इसका जवाब देते मायावती को नहीं बन पा रहा है। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, स्वागत कर रहा हूं आपका। आप कैपिटल टीवी के साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। राम जी, क्या कहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की हकीकत जब सामने आई तो समाजवादी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। आपने पी को पंडित बता दिया, पहले वोटों के चक्कर में आपने पिछड़ा बताया तो लोकसभा चुनाव में आपको वोट मिले, लेकिन बार बार वो नैरेटिव नहीं चल सकता ना। अब जनता आपको समझ गई है कि पी को पंडित तो बताया, लेकिन आप उसका विरोध करने लग गए। आपने कहा कि कोई आरक्षण को छुएगा तो भूचाल आ जाएगा। तो अखिलेश यादव की सियासत कैसी है? ओछी राजनीति है या अखिलेश यादव की सच्चाई सबको पता लग गई है? देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति जो है अवसरवादी राजनीति है। वो जैसा माहौल देखते हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि सभी जगह से उनको अधिकांश वोट मिल जाएं, वो चाहे पिछड़े वर्ग के हों या SC ST हों या OBC हों। और वो हरदम यही कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी का हितैषी है तो उनसे बड़ा हितैषी नहीं हो सकता, इसीलिए वो अपना समय समय पर पैंतरा बदलते रहते हैं। लेकिन हकीकत में मायावती जो चाहती हैं वो क्या है? निश्चित रूप से मायावती और अखिलेश के बीच में जो राजनीतिक वैमनस्यता है वो एक दूसरे के सुराग ढूंढकर उसको जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। लेकिन जनता भी बहुत समझदार है। इस समय जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, देखिए, अगस्त 2026 से सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रस्तुत है और निश्चित रूप से ये मामला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उसका कोई निर्णय नहीं आया है। वो मामला ये है कि केंद्र सरकार ने जो वहां पर सबमिशन दिया है अपना, उनका ये कहना है कि सिर्फ क्रीमी लेयर का आधार आर्थिक रूप से नहीं होना चाहिए। समस्या ये थी कि जिन लोगों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है वो काफी धन संपन्न हो चुके हैं, धनाढ्य हो चुके हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, परिवार की आय बहुत ज्यादा है। क्या उनको फिर उनके बच्चों को और उनसे संबंधित लोगों को आगे प्रमोशन में उनको क्या आरक्षण देना चाहिए? सरकार ने कहा कि आर्थिक रूप से नहीं, ये ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर दिया जाता। अब ये कितना तर्कसंगत है, इसके लिए अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं होना चाहिए। ये तो संसद के कार्य क्षेत्र में आता है, वो निर्णय लेंगे किस तरह से जो है इसकी एप्लीकेशन देना। रहा सवाल जो अक्टूबर से अभी जो 2024 का निर्णय OBC के मामले में था, वो भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता था और निश्चित रूप से उससे आरक्षण के प्रति एक काफी कुछ विद्रोह की आवाज निकली थी जो कि जंतर मंतर पर देखने को मिली थी। हकीकत में राम जी आपने तमाम सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, लेकिन देखिए एक सवाल उठता है क्योंकि जब कमेटी बन रही थी इसको लेकर तो उसमें दिग्विजय सिंह का नाम था। अब कांग्रेस के वो देगी राजा जिन्होंने तमाम प्रावधानों की बात की, उनको लेकर भी सवाल उठे कि कहीं ना कहीं वो कमेटी के सदस्य थे तो कुछ ऐसे प्रावधान डाल दिए गए जिससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। हालांकि देखिए वो तो सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया जाना है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी था, लेकिन आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव इसमें बुरे फंस गए हैं? जो पॉलिटिकल चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं सवर्णों को यही समझ में आएगा, क्योंकि देखिए मायावती तो सोशल इंजीनियरिंग वाली राजनीति साध चुकी है। ब्राह्मणों का जो उनका वोट था, अब वो चाहती है कि दोबारा से ब्राह्मणों का वोट मिल जाए, जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त दूसरी पार्टियों के पास है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास ना मुस्लिम रहेगा क्योंकि मुस्लिम आजम खान के मुद्दे से नाराज है। आपने देखा कि अभी जाट भी काफी नाराज हो गए। जंग चौधरी को लेकर जो सवाल किया गया कि चवन्नी को हमने इतना कुछ सिखा दिया,
और अब ब्राह्मणों को लेकर नाराजगी है, तो अखिलेश यादव से ये जो तमाम वोटें हैं क्या ये छिटक जाएंगे और अखिलेश यादव को कड़ा नुकसान होने जा रहा है 2027 में? देखिए, आज की तारीख में यूपी का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो एक ऐसा फुटबॉल का मैच हो गया है जिसमें एक तरफ तो है आपकी बीजेपी और दूसरी तरफ बाकी के तीनों लोग मिलकर वो फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, पपुआ बबुआ और मायावती, कि वो यद्यपि बीजेपी के विरुद्ध तो मैच खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो एक दूसरे पर जो है गेंद पास देने के बजाय और उनको आउट कराने की कोशिश करते हैं। यही हाल जो है आज की तारीख में आपके अखिलेश का हो रहा है। अखिलेश को खुद को पता नहीं है तो उनको क्या बोलना चाहिए, वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो तो बोलने के मामले में उसकी तुलना तो आप यूं मान कर चलिए कि ट्रंप शायद उनसे ज्यादा अच्छा बोल लेते हैं और उनकी पार्टी का जो प्रस्तुतिकरण है जनता के सामने वो उससे भी गया बीता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मायावती बहुत कम बोलती है, सदा हुआ बोलती है, टारगेटेड बोलती है, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां, उनका जनाधार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि जनाधार भी जो है वहाँ जातिगत नीतियों के आधार पर अलग अलग मध्य भाग ये यूपी के क्षेत्र में बटा हुआ है। पश्चिम का इलाका एक तरफ है, मध्य का अलग है, पूर्वी का अलग है। सब स्थानीय नेताओं के प्रभाव में और उन नेताओं के ऊपर विरोधी दल के जितने लोग हैं किसी ना किसी आतंकवादी गुट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ असामाजिक तत्वों से बना हुआ गैंग का प्रभाव उनके ऊपर। अब देखे उदाहरण के लिए आजम खान का ही देख लीजिए या दूसरे लोगों का देख लीजिए। आज की स्थिति में वहां पर अगर कानून व्यवस्था में ढील दे दी जाए तो अराजकता फिर भी फैलेगी। इसलिए आम महत्वपूर्ण चीज ये है कि ना तो पप्पुआ के समझ में आ रहा है ना बबुआ के समझ में आ रहा है कि राजनीतिक खेल कैसे खेला जाए। वो कभी कभी जो है वोट की राजनीति के लिए कुछ भी अनर्गल और ऐसी तथ्यहीन बातें कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने क्रीमी लेयर के मामले में कहा। हालांकि ये बात सही है कि देखिए फौज के अंदर कभी भी हर्जी आरक्षण नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए नहीं दिया जाता, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी तरह की खिलवाड़ नहीं करना है। तो आरक्षण कहाँ है? आरक्षण सरकारी नौकरियों में है, आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में है। लेकिन आरक्षण जो है, जो जंतर मंतर से बात सामने आई है, वो ये आई है कि मेडिकल में जो डॉक्टर बन के जाते हैं वो क्या आम पब्लिक की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? जब फौज में आप आरक्षण नहीं देते तो आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ क्यों आप आरक्षण दे रहे हैं? उससे क्या होता है, होशियार और चतुर जो है छात्र जो कि इंडिजीनियसली बहुत अच्छा भविष्य कर सकते हैं, वो देश के बाहर पलायन कर रहे हैं। और जो कि आरक्षण के नीति के भीतर पले हुए हैं वो उतने सक्षम नहीं होते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर बहुत ऊपर पहुंच ठीक है। लेकिन राम जी इससे आपको नहीं लगता, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि यूजीसी जब आया तो हमने देखा कि थोड़ा विरोध उसका देखने को मिला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमने देखा कि ब्रजेश पाठक के साथ हर्ष दुबे की मुलाकात हुई, लेकिन अखिलेश यादव आक्रोशित हो गए और मायावती का ये बयान सामने आया तो चंद्रशेखर रावण भी आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या अब इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष की मंशा सबको पता लग गई है, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश यादव बार बार शोर मचा रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं देखिए ब्राह्मणों के साथ धोखा हो गया, हिंदुओं के साथ धोखा हो गया, तो सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। देखिए सत्ता पक्ष को फायदा भी होगा और साथ में नुकसान भी इस तरह से हो सकता है कि कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से जो है इस तरह की जो एक सबमिटिव अप्रोच है उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इससे वोट तो बिखर जाएगा और हो सकता है कि भविष्य में आने वाला समय ये बताए कि अगला मतदान किन मुद्दों पर होगा। क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, विकास पर होगा, या अगर वो सिर्फ जातिगत राजनीति और जो उनके क्षुद्र उद्देश्य है उनकी पूर्ति के सत्ता हस्तांतरण पर कब्जा करने की नियत से हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सत्तारूढ़ पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने जातिगत गणनाओं को काफी मजबूती से पकड़ रखा है, उन्हीं के हित के लिए बात की, तो उन क्षेत्रीय इलाकों में
इन पार्टियों का वर्चस्व बढ़ सकता है और सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, पर ऐसी संभावना कम नजर आ रही है। इस आरक्षण के मामले में हाल में एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक महाविद्यालय का प्रमुख प्राचार्य था, तब जो है जो उनके जो आदिवासी विद्यार्थियों के, SC ST के, OBC के स्कॉलरशिप के चेक आते थे, तो एक लड़के का नाम जो था वो उसका सरनेम श्रीवास्तव था और वो अपने आप को ST बोलता था और उसके ऊपर से उसको स्कॉलरशिप भी आ गई। मैंने उसका चेक रोक लिया और संबंधित कार्यालय को मैंने चिट्ठी लिखी कि ये श्रीवास्तव सरनेम है, कृपया पुष्टि करें क्या ये ST से है। और वो 4 दिन बाद बच्चा वो लेकर आ गया वहां से प्रमाणीकरण, क्योंकि जो SC ST और OBC का प्रमाण पत्र दिया जाता है वो तहसील लेवल पर दिया जाता है, कहने के लिए मजिस्ट्रेट देता है, लेकिन तहसीलदार को अधिकार है। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि आप 5,000 रुपए दीजिए, मैं आपके नाम का जो है बना कर ले आता हूँ ST ST का, जिसका भी आप चाहें। तो इससे मतलब ये है कि आरक्षण की विस्तार से अगर देखा जाए तो इसके इम्प्लीकेशन में, इसके एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को शासन को दूर करना चाहिए, बात अपनी जगह है। और कुछ मुद्दे भी सोचना चाहिए कि आरक्षण की मूलभूत नीति जो है किस आधार पर दी गई थी, क्यों दी गई थी, सच में सामाजिक रूप से पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए दी गई थी, क्या उसमें वो सक्सेसफुल है। आज की तारीख में ये सरकार की जो क्रीमी लेयर की आपकी पोजीशंस हैं, उसमें अगर आप ईमानदारी से बैठे हुए अधिकारियों के उनके सर्टिफिकेट्स देखेंगे, जातिगत प्रमाण पत्र, तो इस संभावना को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं कि उनमें से अधिकांश प्रमाण पत्र आपको फर्जी नजर आएंगे। लेकिन आज की तारीख में आरक्षण लागू होने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज है, गांव के पंच सरपंच प्रमाणित कर देंगे और आप जो है तहसीलदार के पास पहुंच जाइए, एफिडेविट दे दीजिए, ये इस जाति वर्ग के हैं, इससे आते हैं, इनको आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे हटके अगर कई मुद्दों की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव इस वक्त कई मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे हटकर अगर कई मुद्दों की बात करें तो आपको लगता है कि उन मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की जीत संभवता है? क्योंकि 2027 चुनाव में योगी आदित्यनाथ के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं विकास से जुड़े हुए हैं और उन विकास से जुड़े मुद्दे के कारण ही कहीं योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से जीत हो सकती है, जबकि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है बशर्ते सरकार को घेरने के। देखिए, पपुआ और बबुआ की राजनीति तो यही है कि तरह तरह से किसी न किसी तरह से इनके प्रक्रिया वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत जो है सिद्ध हो रही है, 100 सुनार की 1 लोहार की। ये कितने भी आरोप लगा रहे हैं, अभी तक जितने भी हुए हैं सुनार की चोट के समान हुए हैं और योगी जी उस पर एक लोहे का हथौड़ा मार देते हैं लोहार की तरह से, वो फिसल आउट हो जाता है। फिर ये नए सिरे से ढूंढने की कोशिश करते हैं और अब आरक्षण का मुद्दा मिला है, कभी पंडित का मुद्दा मिलता है, कभी पीड़ित का मुद्दा मिलता है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इनके नीचे जमीन पोली है। इनकी एक ही महत्वाकांक्षा है, किसी भी तरीके से कुर्सी को हथियाया जाए। और जैसे ही इन्होंने कुर्सी को हथियाने में सफलता प्राप्त की, तो ये मानकर चलिए कि जो आपके गैंगवार जैसे लोग हैं, जिनके गुट बने हुए अपराधी तत्व हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। ये आम जनता के दिमाग में बैठ गया, इसलिए मुझे तो इनका भविष्य उचित नहीं लगता है, उज्जवल नहीं लगता है। निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में ये अलबत्ता जातिगत राजनीति का कार्ड खेल करके सीटें हासिल कर सकते हैं, पर बहुमत से तो काफी दूर रहेंगे, ऐसा मेरा अपना विचार है। चलिए ठीक है राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। आपने जो आंकलन बताया वो कहीं ना कहीं सटीक ही बैठेगा, क्योंकि आप जब भी आंकलन बताते हैं तो हम देखते हैं कि वो सटीक बैठता है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे आने वाले समय में आरक्षण को लेकर क्या होगा और किस तरीके से इसको लेकर जो अखिलेश यादव की नीति है वो सबको समझ में आ गई है और कैसे अब आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण का विरोध होगा, खैर ये तो आपके सामने होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर खास मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे और बात पते की करेंगे। नमस्कार।